ठीक है तो आज हम लोग बात करेंगे ईसोफेजियल वराइसिस के बारे में। तो जैसा कि हम लोग ईसोफेजियल वराइसिस के बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते होंगे कि ईसोफेजियल वराइसिस आखिर होता क्या है, ठीक है ना। इसमें हिमेटोमेसिस होता है, ठीक है। इसको हम लोग वराइसियल ब्लीडिंग के फॉर्म में जानते हैं। ये होता है लिवर डिजीज़, इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाए, डेवलप हो जाए तो एक वहाँ पे एनास्टोमोसिस टाइप का बना लेता है कोरोनरी वेन और तुम्हारा जो लिवर की जो वेन्स होती है अम्बिलिकल वेन वगैरह के साथ ये जो है अनास्टोमोस कर लेता है। तो इससे क्या होता है, तुम्हारा ईसोफेजियल वराइसिस डेवलप हो जाती है। डायलेटेड वेन्स एक तरीके के हो जाएंगे, ठीक, पोर्टल हाइपरटेंशन के केसेस में। अभी शंटिंग हो जाती है उधर की। अब क्या है, बेसिकली इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि एबनॉर्मल वेन्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्यूब रनिंग फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक। तो कुछ ये एबनॉर्मल वेन्स है तुम्हारे लोअर पार्ट ऑफ द ट्यूब में। लोअर पार्ट ऑफ द ट्यूब मतलब ईसोफेगस में, ठीक है। कुछ एबनॉर्मल जो है वेन्स बन गई रनिंग फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक। तो ये थ्रोट से स्टमक की तरफ जाएंगी, ठीक है, एबनॉर्मल वेन्स, राइट। वराइसिस आर वेन्स दैट आर लार्ज और स्वोलन। वराइसिस और कुछ भी नहीं है, वो वही वेन्स है जो कि अभी तुम्हारी डायलेटेड हो गई या लार्ज हो गई या स्वोलन हो गई, राइट। लार्ज और स्वोलन है, ठीक। इसकी पैथोलॉजी कैसे डेवलप होती है, मैंने बताया था कि लिवर डिजीज़ में मैंने बात की थी। तो इन द पीपल विद सीरियस लिवर डिजीज़ नॉर्मल ब्लड फ्लो टू द लिवर इज़ ब्लॉक्ड बाय अ क्लॉट और अ स्कार टिश्यू। तो जो अगर सीरियस लिवर डिजीज़ में क्या होता है कि जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है लिवर के लिए वो ब्लॉक हो जाता है। किससे, क्लॉट से या स्कार टिश्यू से ब्लॉक हो गया सीरियस लिवर डिजीज़ में नॉर्मल लिवर फ्लो। तो क्या होगा, ब्लड फ्लो जो होता है वो बैकअप करने लगता है। जैसे अब तुम्हारा लिवर में ब्लड जा नहीं रहा है तो ब्लड कहाँ जाएगा, ऑटोमेटिकली लिवर से के मतलब कि लिवर पे नहीं जा रहा है तो कहीं और ही जाएगा। और कहीं और में कहाँ कहाँ जा सकता है भाई, ऑब्वियस सी बात है कि स्टमक जो मेन क्या होता है, जो डायलेटेड इंगॉज्ड वेन अराउंड अम्बिलिकस तुम लोग देखते हो, ठीक है ना। या फिर तुम रेक्टम में हेमरॉइड्स वो मतलब कि मिडिल रेक्टल वेन के साथ जो एनास्टोमोसिस देखते हो वहाँ पे रेक्टम में वो बना सकता है, एनास्टोमोसिस हो सकता है। और कहाँ हो सकता है, और तुम्हारा यही ईसोफेजियल एनास्टोमोसिस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब सारा जो बैकफ्लो है ब्लड का वो ये वराइसियल ब्लीडिंग कॉज करेगा, राइट। सो इंक्रीज प्रेशर विद द लार्ज वेन पोर्टल वेन दैट कैरीज ब्लड टू लिवर। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लो जो होता है बिगिंस टू बैकअप होने लगेगा उसका ब्लड फ्लो, ठीक है। तो इसी से क्या होगा कि लार्ज वेन जो कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है। लार्ज वेन में जो प्रेशर है बढ़ जाएगा जो कि पोर्टल वेन है जो ब्लड लिवर की तरफ ले जाती है। अब भी ब्लड का बैकअप हुआ तो क्या होगा, पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ब्लड फ्लोज इनटू स्मॉलर वेसल्स लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेजिस दैट आरंट डेजिग्नेटेड टू कैरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड। अब क्या होगा, अब मान लो कि पोर्टल वेन में जो तुम्हारा है वहाँ पे ब्लड बिल्डअप होने लगा, ठीक, ब्लड वहाँ पे बढ़ने लगा। अभी क्या होता है कि जब ब्लड वहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है, पोर्टल वेन में, तो क्या होगा, पोर्टल वेन से कहाँ जाएगा, और जगह छोटी छोटी वेसल्स में जाएगा। जब लिवर में जा ही नहीं पा रहा है तो कहाँ जाएगा, ऑटोमेटिकली कहीं और ही जाएगा। तो ऐसी छोटी वेसल्स में ब्लड जाने लगता है जो डिसिग्नेटेड नहीं है इतने वॉल्यूम ऑफ ब्लड को कैरी करने के लिए, जैसे कि ईसोफेजियल वेन वगैरह, उसमें कोरोनरी वेन्स में होते हुए वहाँ पे डायलेशन हो जाएगा। दीज थिन वॉल्ड वेन्स बैलून विद द एडेड ब्लड। तो ये जो थिन वॉल्ड, ये वेन्स बेसिकली लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड को कैरी करने के डेजिग्नेटेड ही नहीं है। ये थिन वॉल्ड वेन्स में अगर आपने ज़्यादा ब्लड भर दिया तो बैलून की तरफ फूल जाएगी। डेवलप ईसोफेजियल वराइसिस, ठीक है ना, बैलून अप विद द एडेड ब्लड, और क्या कर डेवलप कर लेंगे ईसोफेजियल वराइसिस। समटाइम्स वेसल कैन लीक ब्लड और इवन रप्चर। तो ये समटाइम्स क्या होता है कि ये जो वेसल्स हैं ये इतना ज़्यादा ब्लड आ गया कि वो लीक कर जाए या वो रप्चर कर जाए, ठीक है। बैलूनिंग होगी, ऑब्वियसली वो रप्चर कर सकती है। तो कॉजेज ऑफ ईसोफेजियल वराइसिस, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं ईसोफेजियल वराइसिस के, तो समझो हेपेटाइटिस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो गया, फैटी लिवर डिजीज़ हो गया। जितनी भी तुम्हारे लिवर की स्कारिंग वाली डिजीज़ होंगी, जैसे सिरोसिस करवाती हैं, तो वही सब होंगी। जैसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस का, फैटी लिवर डिजीज़ है, तो ठीक है ना, इसमें स्कारिंग सिरोसिस होगा तो उससे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उससे क्या होगा, पोर्टल वेन में हाइपरटेंशन डेवलप होगा, उससे क्या होगा, स्मॉलर वेसल्स में ब्लड बैक फ्लो करके जाएगा, और क्या होगा, उससे डायलेट हो जाएगा वेन, और क्या होगा, उससे ईसोफेजियल वराइसिस हो जाएंगे, ठीक। ब्लड क्लॉट थ्रोम्बोसिस इन द पोर्टल वेन, स्प्लेनिक वेन। अगर ब्लड क्लॉट कोई हो जाए तुम्हारा पोर्टल वेन में या स्प्लेनिक वेन में, ऑब्वियसली, ठीक है ना। पैरासाइटिक इन्फेक्शंस कुछ हो सकते हैं, जैसे जो डैमेज कर दे लिवर, लंग, इंटेस्टाइन को, कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शंस आपके बॉडी में हो गया तो जाके वो मान लो कि कोई पैरासाइट्स जाके वहाँ पे लिवर को जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, राइट। कोई भी पैरासाइट हो सकता है, ठीक। तो क्या कर दिया, बर्चियारी थ्रोम्बोसिस एक तरीके से होता है। इसी तरीके से एक और पोर्टल वेन के अगर प्री हेपेटिक कर देखोगे तो क्या होता है कि
पोर्टल वेन का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो वही डैमेज कर देगा। पैरासाइटिक इन्फेक्शन, कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन लिवर, लंग को, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर दे, राइट। ट्यूमर, कार्सिनोमा ईसोफेगस, कोई ट्यूमर के कारण से, कार्सिनोमा ईसोफेगस के कारण से भी तुम्हारा वाराइसिस जो है डेवलप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स की, क्या किन आदमियों में ज़्यादा होता है। तो रिस्क फैक्टर्स में क्या है, पीपल विद एडवांस लिवर डिजीज़ और डेवलप ईसोफेजियल वाराइसिस मोस्ट वुड हैव ब्लीडिंग। तो अगर जो एडवांस लिवर जो डिजीज़ वाले जो बंदे होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि किसी बंदे को तुम्हारा एडवांस लिवर डिजीज़ हो गया, ठीक, तो वो जो डेवलप करेंगे ईसोफेजियल वाराइसिस, उसमें ज़्यादातर केसेस में ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है ना। वो ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, ब्लीडिंग नहीं होगी। जो एडवांस लिवर डिजीज़ वाले हैं उनमें ईसोफेजियल वाराइसिस तो होंगे लेकिन ब्लीडिंग नहीं होगी। वाराइसल ब्लीड कब होगी, इफ़ हाई पोर्टल प्रेशर। अगर वाराइसल ब्लीड तो तभी होगा जब, देखो, एडवांस लिवर डिजीज़ के केस में वाराइसिस तो डेवलप होंगे लेकिन ब्लीडिंग नहीं होगा। और ब्लीडिंग कब होगा, जब हाई पोर्टल प्रेशर पड़े, बहुत ज़्यादा पोर्टल प्रेशर आने लगे, लार्ज वेन वाराइसिस हो जाए, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि एकदम एडवांस स्टेजेस में जाके चले गए, ठीक है ना, लार्ज वाराइसिस। रेड मार्क ऑन द वाराइसिस ड्यूरिंग इंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन में तुम्हें रेड मार्क मिलने लगे, जो हल्के ब्लीडिंग स्पॉट्स मिलने लगे, रेड मार्क ऑन द वाराइसिस ऑन द इंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तुम समझ जाना कि वाराइसिस ब्लीड हो रहा है, ठीक है। लार्ज वाराइसिस, हाई पोर्टल प्रेशर, रेड मार्क्स। और क्या हो सकता है, सीवियर सिरोसिस और लिवर फेलियर। एकदम सिरोसिस मतलब कि एकदम ख़त्म, लिवर एकदम छोटा सा हो गया है, ठीक है, सिरोसिस हो गया है, लिवर फेलियर हो गया, उसके केसेस में कंटिन्यूड अल्कोहल यूज़। अभी मान लो कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है लेकिन बंदा अपने आप को एब्सटेन नहीं कर पा रहा है अल्कोहल से, ठीक है ना, वो अल्कोहल तब भी पिए जा रहा है, ठीक है ना। कहते हैं ना, दारू बड़ी चीज़ है, ठीक है, दारू गम बुला देता है, तो ऑलरेडी वो गम अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में थोड़ी और चढ़ा लिया, सही, ठीक है ना, तो उसको भी वाराइसल ब्लीड डेवलप कर सकता है, राइट। तो हाई पोर्टल प्रेशर हो गया, लार्ज वाराइसिस हो सकते हैं, एडवांस मतलब एकदम सीवियर लिवर फेलियर या सीवियर सिरोसिस के केस में, रेड मार्क्स के केसेस में कंटिन्यूड अल्कोहल यूज, इवन इफ उस बंदे को तुम्हारा अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है लेकिन अपना अल्कोहल यूज़ को वो कंटिन्यू कर रहा है। सिम्टम्स क्या क्या है, यूजली डोंट शो साइंस एंड सिम्टम्स अनलेस दे ब्लीड। तो वो साइंस एंड सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं। देखो, ईसोफेजियल वाराइसिस तभी डायग्नोस होगा तब तुम्हारा एकदम वो सीवियर केस में आएगा, ठीक है ना। बंदा क्या है, ईसोफेजियल वाराइसिस नहीं लेके आता, बंदा ब्लीडिंग लेके आता है, हिमेटोमेसिस की कंप्लेन लेके आता है, ठीक है ना। तो अगर हिमेटोमेसिस की कंप्लेन आ रही है तो तुम्हें एक बार अपना डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे तुम्हें ईसोफेजियल वाराइसिस रखना ही रखना है, राइट। तो यूजुअली साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं जब तक ये ब्लीड ना करें। अगर ब्लीड करते हैं तब क्या होता है, ब्लड इन वॉमिटिंग, हिमेटोमेसिस, ऑब्वियसली अभी यही बता रहा था कि ब्लड में जो है वॉमिटिंग में ब्लड आ जाएगा, ठीक है। लाइट हेडनेसनेस, अब देखो ब्लड का लॉस हो रहा है, बंदा हाइपोटेंशन में जा रहा है, लाइट हेडनेस भी करा सकता है। डिस्फेजिया, अभी बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा है उधर, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लड का थोड़ा सा इकट्ठा हो जा रहा है, जम जा रहा है, तो उससे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन टाइप का क्रिएट होगा, उससे क्या होगा, डिस्फेजिया हो सकता है, ठीक है ना। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन सीवियर केसेस, बंदा सिंकपी में चला जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, हाइपोटेंशन हुआ तो सिंकपी में बंदा चला गया, ठीक है। तो ब्लड वॉमिटिंग हो सकता है, सिंकपी हो सकता है, मतलब कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, लाइट हेडनेस हो सकता है, डिस्फेजिया हो सकता है, ठीक है ना। इसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या है, ब्लीडिंग मोस्ट सीरियस, ब्लीडिंग जो है सबसे सीरियस इसका कॉम्प्लिकेशन है। अगर सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन की मैं बात करूँ तो इसमें ब्लीडिंग होता है, ठीक है, ब्लीड कर जाए बंदा, शॉक में चला जाएगा बंदा, ठीक है, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया बंदा शॉक में चला गया, हाइपोवॉल्यूमिक या हेमोरेजिक शॉक में चला गया, डेथ हो गई बंदे की। इसका डायग्नोसिस कैसे करोगे, ऑब्वियसली इंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, इंडोस्कोप डालो और देखो कि क्या है, रेड मार्क है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हो। डॉपलर यूएसजी लगा दो, ठीक है, कलर डॉपलर देख लो कि हाँ भाई कौन सा वेन आ रहा है, कौन सा आर्टरी आ रहा है, ठीक है, डॉपलर यूएसजी से पोर्टल वेन का एग्जामिनेशन कर लो। सीटी स्कैन देख लो, सीटी स्कैन से क्या पता चल रहा है, ठीक है, बहुत डायलेटेड वेन, लार्ज वेन में दिखने चाहिए, उसमें इंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, डॉपलर यूएसजी और सीटी स्कैन। सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हो घर पे, होम बेस्ड जो मैनेजमेंट तुम लोग कहते हो कि करना चाहिए, कर भी सकते हैं, क्या क्या है। अल्कोहल तो नहीं पियो अभी, ठीक है ना, मानते हैं गम है लेकिन गम को भुलाने के लिए अभी अल्कोहल नहीं पियोगे तो और ज़्यादा गम बढ़ जाएगा, गम कम नहीं होगा, ठीक है ना, वो ट्रांजिएंट गम कम करता है, ठीक है ना, चलता है कभी कभार लेकिन चलता है, लेकिन हमेशा नहीं पीनी चाहिए, ठीक है ना। पीने वाले को भी ये भी समझना चाहिए कि हमेशा अगर पिएंगे तो दिक्कत कर देगा, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का एक सिस्टम में यूज़ नहीं करना चाहिए। डोंट ड्रिंक अल्कोहल नहीं पीनी है। हेल्दी डाइट, प्लांट बेस्ड, होल ग्रेन फूड, अवॉइड फैटी फ्राइड फूड। अरे यार, हम मेरे को लगता है ना कि डॉक्टर के पास कुछ नहीं बचता ना तो
बंदों को बेचारों को परेशान कर लेंगे क्या। हमको कभी बार लगता है ना कि बंदे को कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, डॉक्टर क्या लिखते हैं, हेल्दी डाइट खाइए, प्लांट खाइए, वेजिटेबल खाइए, तो बंदा आधा वैसे ही मर जाता है कि उसको लगता है अरे अब तो खा ही नहीं पाएंगे यार, कुछ भी फ्राइड फूड खाना ही नहीं है, ठीक है ना। वो बंदा आधा ही ऐसे ही मर जाता है। ऐसे मत बोला करिए कि हाँ भाई एकदम खाना ही नहीं है, ऐसे बोला करिए हाँ ठीक है थोड़ा बहुत खाइए लेकिन संभाल के खाइए, तो बंदा कंट्रोल भी कर लेगा। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप बोल देते हो कि आपको एकदम नहीं खाना है एंड आपको प्लांट बेस्ड ये सब खाना है ना, तो बंदा और मतलब कि वो बिंज करने लगेगा, तो फिर वो क्रेव करने लगेगा उस चीज़ के लिए। जिस चीज़ को आदमी को मना किया जाए कि आपको ये नहीं करना है, तो बंदा वही चीज़ करने के लिए क्रेव करने लगता है, ठीक है। साइकोलॉजिकली ये चीज़ पाई भी गई है स्टडीज़ में, ठीक है ना। तो आपको ऐसे नहीं बोलना, अगर डॉक्टर वॉक्टर बन रहे हो, ठीक है ना, तो आप समझ रहे हो कि इस बंदे को अभी हमने अवॉइड करना है, ठीक है। मान लो कि उस बंदे को डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उसको स्वीट्स छोड़ने के लिए कहना है, ठीक है ना। आपने ये नहीं कह देना कि स्वीट्स छोड़ दो, ये वो कर दो, कह दो कि अगर आप स्वीट्स खाओगे तो आपके लिए दिक्कत है, ठीक है, खाओ, शुगर फ्री खाओ या कंट्रोल करो, जितना स्वीट्स खा रहे हो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो। तो बंदे के अंदर में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी जाएगा कि हाँ यार अभी मेरे को क्या करना है, स्वीट्स थोड़ी अवॉइड करनी है। अभी वो जितना खा रहा था तो ऑब्वियसली उसमें कट डाउन तो करेगा ही, ऑब्वियसली कट डाउन भी करेगा, ऑब्वियसली वो छोड़ भी सकता है उस चीज़ को, लेकिन उसके मन में ये रहेगा कि मैं खा सकता हूँ, इसलिए वो क्रेव नहीं करेगा उसके लिए। और अगर उस बंदे ने क्रेव करना चालू कर दिया तो वो 4-5 दिन अवॉइड करेगा, लेकिन छठे दिन वो बिंज ईट कर देगा, कहेगा अभी 6 दिन से छोड़ी थी अब तो खा लेऊंगा मैं, और वो ज़्यादा खा लेगा ज़रूरत से, तो उस दिन हो सकता है उसको कॉम्प्लिकेशन आ जाए, ठीक ना। तो ये एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना जब तुम डॉक्टर बन रहे हो कि कैसे तुम्हें कोई भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करनी है या कोई भी चीज़ प्रिस्क्राइब करनी है, राइट। तो हेल्दी डाइट बताना है तुम्हें, प्लांट बेस्ड होल ग्रेन फूड्स अवॉइड करना है, फैटी फ्राइड फूड्स को अवॉइड करो, ठीक, एकदम हटा मत दो, अवॉइड करो, अवॉइड फैटी एंड फ्राइड फूड्स, ठीक, फ्राइड फूड्स। और रिड्यूस और रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस, ठीक है। रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस है जैसे कि मान लो तुम्हारे अंदर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का केस है, तो ऑब्वियसली तुम शुरुआत से ही थोड़ा अपना सेल्फ केयर चालू कर दो, ठीक है। ऑटो इम्यून अगर हेपेटाइटिस की तुम्हारी फैमिली में प्री डिस्पोजिशन है या कोई वायरल तुम्हें हुआ था, तो तुम उस हिसाब से तुम अपना हमेशा वो मतलब कि वायरल हेपेटाइटिस तुम्हें हो चुका है कभी ना कभी कोई भी एंटीजन से, तो अपना तुम हमेशा 2-3 सालों में जो भी है वो डायग्नोसिस कराते रहो कि हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इसमें, ये सब तो नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से अपना मैनेजमेंट करते रहोगे। मेडिकेशंस क्या क्या लेनी है टू डिक्रीज द प्रेशर इन पोर्टल वेन। अब पोर्टल वेन में प्रेशर कैसे तुम डिक्रीज कर पाओ, जैसे बीटा ब्लॉकर ले लो, प्रोपेनोलॉल वगैरह ले लो, एंटीबायोटिक ले लो जैसे क्विनोलोन सेफ्ट्राइक्सोन वगैरह से ले लो, ठीक है ना। आईवी फ्लूइड्स, ठीक है ना, इन सब से भी तुम्हारा काम हो सकता है, एंटीबायोटिक, ठीक है, क्विनोलोन सेफ्ट्राइक्सोन, आईवी फ्लूइड, बीटा ब्लॉकर, ये सब भी तुम्हारा काम कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट में इमरजेंसी में बेसिकली इमरजेंसी का ट्रीटमेंट हमने याद रखना है, तो आईवी फ्लूइड्स दे सकते हो, बीटा ब्लॉकर दे सकते हो, एंटीबायोटिक दे सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो मेन ट्रीटमेंट में वो ये है कि स्टॉपिंग ब्लड लॉस करो, कि इमरजेंसी में क्या करोगे, स्टॉप करोगे सबसे पहले तो ब्लड लॉस ही तुम्हें कम करना है, तो सबसे पहली बात की वेराइसल लाइगेशन कर दो या इलास्टिक बैंडिंग कर दो, जहाँ पे मतलब ब्लड आ रहा है लेके तो वहाँ पे ही लाइगेशन कर दो, बांध दो ब्लड वेसल्स को, या इलास्टिक बैंडिंग कर दो, बैंडिंग लगा दो, ठीक है। मेंटेनिंग प्लाज्मा वॉल्यूम को मेंटेन कर लो, करेक्टिंग सिरोसिस करेक्ट कर दो, ठीक है ना। अगर मान ले उस बंदे को बहुत सीवियर सिरोसिस है और उस चीज़ के कारण से उसको वेराइसल ब्लीडिंग आ रही है, तो ऑब्वियसली तुम कोशिश करो कि लिवर ट्रांसप्लांट करके उस चीज़ को थोड़ा कम करा जा सके, तो बैंडिंग कर सकते हो, ठीक है ना, प्लाज्मा वॉल्यूम मेंटेन कर सकते हो, स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हो, ऑब्वियसली स्क्लेरोथेरेपी करके तुम जो है वेराइसल ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हो। टिप्स, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोटोसिस्टेमिक शंट्स लगा सकते हो, ठीक है, टिप्स कर सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है। द शंट इज एन ओपनिंग दैट इज क्रिएटेड बिटवीन पोर्टल वेन एंड हेपेटिक वेन दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम योर लिवर टू योर हार्ट, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ शंट लगा दो जो तुम्हारे पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन के बीच में आ जाए, जैसे मीजो केवल, मीजो रीनल सब शंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो लगा दो ताकि जो तुम्हारा ब्लड है वो लिवर जो है लीवर से तुम्हारे हार्ट में चला जाए, ठीक है। तो ये दिक्कत कम क्रॉस करेगा। अभी मैनेजमेंट को मैंने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया है, अगर तुमसे पूछा जाए कि कैसे तुम इसोफेजियल वेराइसिस का मैनेजमेंट करोगे, तो ये अगर बना के आते हो तो तुम्हें ज़्यादा नंबर ऑब्वियसली मिलेंगे। तो अगर मान लो कि एक्यूट हेमरेज है, एक्यूट केसेस में क्या करोगे, पहले तो फ्लूइड रिससिटेशन और गैस्ट्रिक लेवाज करोगे, क्योंकि उसको ऑलरेडी हाइपोवोलीमिया है, ठीक है ना, हेमरेजिक हो चुका है कि इतना फ्लूइड लॉस हो, मतलब कि ब्लड लॉस हो चुका है, तो ऑब्वियसली फ्लूइड रिससिटेशन गैस्ट्रिक लेवाज करने की कोशिश करोगे, ठीक है।
एंडोस्कोपी करोगे, एंडोस्कोपिक से क्या, एंडोस्कोपिक एक होता है बैंड लाइगेशन, ठीक है ना, तो आगे वो बताऊंगा मैं। एंडोस्कोपी करोगे, फिर उसके बाद ब्लीडिंग ईसोफेजियल वराइसिस पे देखोगे। पहले तो एंडोस्कोपिक से तुम क्या करो, एंडोस्कोप डालोगे, फिर ब्लीडिंग ईसोफेजियल वराइसिस करोगे, फिर उसके बाद इमरजेंसी एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हो, ठीक है ना, और एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन कर सकते हो, वहाँ पे जाके एक रबर का छल्ला लगा दो, ठीक है, बैंड लाइगेशन हो गया, या स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हो। तो अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई तो ये डेफिनेटिव मैनेजमेंट है। अगर इसके बाद भी तुम्हारा ब्लीडिंग रुका नहीं, परसिस्ट कर रहा है, रिकर कर रहा है, तो स्क्लेरोथेरेपी को रिपीट कर दो। अगर फिर से रिपीट करने के बाद भी स्क्लेरोथेरेपी पे क्या हो रहा है कि वो बंदा ब्लीड कर रहा है, परसिस्टेंट ब्लीड कर रहा है, तो एक बैलून टेम्पोनाट लगा दो, जिसको स्टिंग स्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब कहते हैं, बैलून टेम्पोनाट का यूज़ कर सकते हो। तो पुअर रिस्क पेशेंट में क्या है कि टिप्स को परफॉर्म कर दो। अगर इससे भी नहीं हो रहा है, मतलब पुअर रिस्क का पेशेंट है, टिप्स कर दो। गुड रिस्क पेशेंट है तो पोर्टो केवल शंट कर दो, या ईसोफेजियल ट्रांजैक्शन रिएनास्टोमोसिस कर दो, ठीक है ना। तो पोर्टो केवल शंट कर सकते हो और टिप्स कर सकते हो। पुअर रिस्क पेशेंट में टिप्स कर दो, गुड रिस्क पेशेंट में पोर्टो केवल अनास्टोमोसिस या ईसोफेजियल ट्रांजैक्शन एनास्टोमोसिस कर सकते हो। तो ये बात रही तुम्हारी मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट वराइसल ब्लीडिंग या वराइसल ब्लीडिंग ईसोफेजियल वराइसिस के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा, और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय।